देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 20 मिनट में कंप्लीट राइटिंग सेक्शन तुम्हें पढ़ाया हुआ है, दोनों टॉपिक यानी एनालिटिकल पैराग्राफ और कौन सा फॉर्मल लेटर। यहां से तुम लास्ट मिनट में इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने ही नहीं आता है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस पर तुम आंसर्स ही नहीं लिख पाते हो, तो ये वीडियो तुम्हें हेल्प करने जा रही है सब कुछ सिखाने के लिए। तो मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपको हर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक समझा रहे हैं, तो आपको स्कोर करना है यार 95+ इन इंग्लिश। एनालिटिकल पैराग्राफ देखो बहुत आसान होने जा रहा है। थोड़ा इनेबल एडिटिंग कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। एनालिटिकल पैराग्राफ का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, 2 ऑप्शन में करके सवाल आएंगे। देखो सवाल अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके। एक तो देखो इस तरीके का बार ग्राफ आपको दिया रहेगा और इस बार ग्राफ को एनालाइज करके इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा कैसा पूछा जाता है, देखो कुछ आपको ना एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक पैरा खुद वो लिख के दे देगा, इस पैरा को समझकर एक आर्गुमेंट देगा आपको, आर्गुमेंट को समझकर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे फेवर में या फिर अपोज में, ये भी आपको पूछा जाएगा। और कैसा पूछा जाता है भैया, इसके अलावा आपको जैसे नेट, ये देखिए ये एक फ्लो चार्ट है। कई सारे बच्चे फ्लो चार्ट देखकर डर जा रहे हैं, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि कोई भी टॉपिक या किसी भी तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ कठिन नहीं है। कैसे कैसे करेंगे अभी सिखा रहा हूं। इसके अलावा देखो एक आपको देखो इस तरीके का क्या दे दिया गया, पोस्टर। ये कौन आ रहा है भाई, हटाओ तुम। एक पोस्टर दे दिया, आपने विज्ञापन लेखन किया था ना हिंदी वाले पार्ट में, उसी तरीके का एक एडवर्टीजमेंट दे दिया गया और एडवर्टीजमेंट को एनालाइज करके आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा देखो टेबल बना दिया, टेबल को एनालाइज करके आपको पैराग्राफ लिखना है। और इसके अलावा ये पाई चार्ट, पाई चार्ट से बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, बहुत आसान है, अभी सिखा रहा हूं, एक एक टॉपिक को सिखाऊंगा तो ध्यान से समझना और बताऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग और कैसे एंडिंग करनी है। तो चलिए एक एक टॉपिक को सीखना शुरू करते हैं कि किस किस तरीके के सवाल को किस किस तरीके से लिखना है। सबसे पहला सवाल है हमारा, पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्या है, पहले पढ़िए, एक एक चीज को सीखिएगा। द चार्ट बिलो डिस्प्लेज द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेज परचेज्ड इन रिसू नगर अक्रॉस द ईयर्स 2015 से 2019। राइट ए पैराग्राफ एनालाइजिंग द गिवन डेटा। अब आपको एक ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ, आपने क्लास 9th में देखा होगा, उसी को एनालाइज करना है। तो आप यहां पर देखिए क्या क्या डेटा है। ये ईयर का टेबल है और ईयर के साइड है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस आपको दिए गए हैं। यहां पर स्मार्टफोन को इससे दिखाया गया है, इस वाले से स्मार्टफोन को, और ये कलर्ड वाले से कंप्यूटर को दिखाया गया है। तो आप अभी अगर नॉर्मली इस डेटा को देखते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2016 से लेकर 2020 तक ऑनलाइन डिजिटल डिवाइसेस का यूज बढ़ा है, लोगों ने परचेजिंग इंक्रीज की है। पहले जो 20, 25, 40 के आसपास थी, अब जो है 100, 120 के आसपास है, यानी रिसू नगर में डिजिटली लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं। एक और चीज यहां पर एनालाइज आप कर पा रहे हैं, अक्सर हर साल ये देखा गया है कि मोबाइल यूजर कंप्यूटर यूजर से ज्यादा है, बट एक समय है 2018 जिसमें मोबाइल यूजर कंप्यूटर यूजर से कम हो गए हैं। यानी ये डेटा देखकर आप ये चीज एनालाइज कर पा रहे हैं, यानी इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए आपने सबसे पहले एक टॉपिक डाला, जब आपको केवल एक पैराग्राफ लिखना है तो आपने टॉपिक डाला परचेज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इन रिसू नगर, भी लिख सकते थे, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, ये भी लिख दिया। अब लिखा कैसे है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, देखिए मैंने बता रहा हूं क्योंकि मुझे डेटा को एनालाइज करके लिखना है तो शुरुआत में ऐसे करूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा अ लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस वर परचेज्ड इन रिसू नगर अक्रॉस द ईयर 2015 टू 2019। मैंने अभी आपको एनालाइज, मुझे नहीं बताया आंसर, मैंने आपको भी बताया कि एनालाइज किया आपने कि यार बहुत सारे मोबाइल फोन्स 2015 से लेकर 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज किए गए हैं। The data indicates that the more smartphones were purchased in 2015 as compared to computers which number approx 35,000 in 2015। अब देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि मोबाइल ज्यादा खरीदा गया है एज कंपेयर टू कंप्यूटर, और इसी चीज को यहां लिखना है। तो जो तुम डेटा को देखकर समझ रहे हो उसको तुम्हें लिखना है, यही है पैराग्राफ में। There was a gradual size in the purchase 2016 when the number of smartphones rose to 60,000 and computer to 59,000. The trend suddenly changed. A sharp rise was seen as the purchase of computer in 2017, which again dropped to approximately 45,000. यानी आपको क्या करना है, अब ईयर वाइज थोड़ा सा डेटा को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से कंप्यूटर बढ़ रहा है या घट रहा है, शार्प इंक्रीज, शार्प डिक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज, इस तरीके के टर्म्स को भी आपको यूज करना है। आपको ईयर का यूज करना है क्योंकि डेटा ईयर पर बेस्ड होता है कि 2015 में क्या है, 2016 में क्या है, 2017 में क्या है, कंपैरिजन आप करेंगे। यानी इस तरीके में
आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर बात करेंगे कि भाई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर लास्ट में देखते हैं क्या लिखा हो, बट द ईयर 2019 ब्रॉट होप एंड cheer for the sailors when there was again on an upward trend in the both smartphone and computers. To sum up, it can be said that, अब देखो आखिरी में आपको एक चीज जरूर लिखना है कि कंक्लूजन, मैं बार बार बताता हूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ की स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन से करेंगे, फिर आप इलेबोरेट करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन जरूर लिखना है, और ये कोई पैरा चेंज नहीं करना, एक ही पैरा में सब लिखना है। टू सम अप, it can be said that the purchase of digital devices across these five years showed the incline of the people towards the high-tech devices. कितना अच्छा टर्म यूज किया गया है कि हम देख पा रहे हैं कि आखिरी मतलब साल दर साल जिस तरीके से ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम डिवाइसेस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको कंक्लूड करके फिनिश कर देना है। समझ में आ गया कि अगर बार ग्राफ आएगा तो कैसे करेंगे? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा टाइप सीख लेते हैं। जब आपको एक इस तरीके से पैसेज दिया रहेगा, 4-5 लाइन दी रहेगी, उसको पढ़ के आपको आंसर्स लिखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are and why it's important to take care of our earth. In the world today, gardening needs to be given more importance than sports, music and dance in all school because it creates environmental stewards and outdoor learning laboratories. That help the child and community for years to come. Write a paragraph in 100 to 120 words to analyze the given argument. You could think about what alternative explanation might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen counter the given argument. अब यहां पर आपको दोनों चीजों पर काम करना है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको दोनों चीजों को लिखना पड़ेगा। यानी आप इस चीज के फेवर में हैं कि बच्चों को गार्डनिंग पर ज्यादा फोकस कराना चाहिए रेदर देन कि उनको स्पोर्ट्स, डांस, कल्चरल एक्टिविटीज में स्कूल के अंदर, या फिर आपको लगता है नहीं गार्डनिंग पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिलाना चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स, ये कल्चरल एक्टिविटी, म्यूजिक, डांस, इस पर ज्यादा फोकस कराना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। आइए, आपको ये टॉपिक लेना है। यहां पर ऊपर कोई टॉपिक नहीं लिखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। आंसर यहां से शुरू होगा, आर्गुमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। बस यही टॉपिक आपको लिखना है, आर्गुमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इन द वर्ल्ड टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स। अब मैं इसके फेवर में लिख रहा हूं, आर्गुमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, मैं सब्जेक्ट के फेवर में लिख रहा हूं। तो इन द वर्ल्ड टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल, व्हाइल स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ। अब यहां पर मैंने बताया, कारण बताया क्यों मैं गार्डनिंग को ज्यादा फेवर कर रहा हूं रेदर देन स्पोर्ट्स वगैरह की। मैंने बताया कि भाई ये पर्सनल ग्रोथ पर काम करता है। द करंट टाइम्स मैंडेट द अटेंशन टुवर्ड एन इशू दैट इज ग्लोबल नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस। अभी फिलहाल हमें ग्लोबल इश्यूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं इसके फेवर में हूं ना। With growing food wastage in many homes today and the urban young believing that the vegetables are grown, harvested at the supermarkets, the efforts of the farmers are discredited. कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि आजकल की जो शहरों में लोग रह रहे हैं उन्हें लग रहा है कि भाई हम तो दुकान से चीजों को खरीद रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि फार्मिंग हो रही है, गाँव में कितनी मेहनत हो रही है। ये सब बातें आपको अपना विचार डालना है यहाँ पर। Gardening at school will open a world of first hand learning experience of sowing, watering and harvesting processes. अब देखो, क्योंकि जो शहर के बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं है। आजकल का बच्चा जो डिजिटली इक्विप्ड हो जा रहा है, बचपन से उसके हाथ में फोन दिया जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि जो वो घर में आटे की रोटी खा रहा है वो आता कहां से। उसे तो यही लगेगा ना कि एक दुकान होता है, दुकान से चीजें खरीदी जाती हैं। स्कूल में वो चीज उसे सिखाई नहीं जा रही, उसे पढ़ाया जा रहा है, स्पोर्ट्स खिलाया जा रहा है, डांस करवाया जा रहा है। स्कूल में अगर मैं उसे दिखाऊं कि यार खेती की जाती है, तब जाके गेहूं आता है, गेहूं से आटा बनता है और आटे से आपकी रोटी बनती है, तब उसे पता चलेगा। तो इसलिए मैं अपनी बात को किस तरीके से रख रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि फेवर में कैसे लिख रहा हूं। थोड़ा सा कंक्लूजन इसका देखते हैं, कहां से कंक्लूजन। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस of Mother Earth, resulting in making them efficient
and enterprising environmental stewards. Unlike sports, music or dance, gardening goes beyond just enjoyment to create aware and responsible citizen of the future. ये मुझे फ्यूचर का एक रस्म, अब जो टॉपिक लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना, उसका भी आपको यूज करना है, क्योंकि वहां बात की गई थी फ्यूचर को लेकर, तो वो आपको कंक्लूड करते करते यूज करना है. अब देखिए, अब मैं लिखने जा रहा हूं उसके अगेंस्ट में, तो मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूं और मैं नेगेटिव भी हो सकता हूं. दोनों चीजें मुझे सही से लिखने आना चाहिए. अब देखिए, गार्डनिंग certainly should not be given precedence over sports, music and dance in all school. Gardening at school requires good planning with hands-on guidance and continued supervision by the teachers. Students tend to lose interest due to slow and natural growth process of the plants as well as the investment of the कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क. अब देखिए, ये एक वर्ड मैं निगेटिव लिख रहा हूं ना, तो मैं निगेटिव लिख रहा हूं, तो मैं किस तरीके से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं. अब देखिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए. आप चले जाइए @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर, इसकी पीडीएफ डाल दी है, प्रैक्टिस करने के लिए सीट डाल दी है. परेशान मत हो, सीखो. अब देखो, यहां पर मैंने बात की कि स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लूज करेंगे. मुझे पता है ना कि यार खेती करने में कितना टाइम लगता है. गेहूं को आज आप बोओगे, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने लगते हैं उसको बड़े होने में, गेहूं पैदावार होने में. तो ये चीज हम दिखा रहे हैं कि यार अगर स्कूल में इसे कराते तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज करेगा, कितना हार्डवर्क करना होता है, इसमें थोड़ी इंटरटेनमेंट कम होती है. इन बातों को आप इंक्लूड करेंगे जब आप अगेंस्ट लिख रहे हैं. ठीक है. Small targets or goals would be missing, whereas the danger of the destruction of their work due to rain, instruction of the grazing animals or pest attacks is like to set in the feeling of defeat. अब देखिए, मैंने ये बात, ये खेती में देखो, जो बच्चे फार्मर्स के घर के होंगे या जो जानकारी जिन्हें होगी एग्रीकल्चर के बारे में, उन्हें पता है यार किस किस तरीके की परेशानी आती है खेती करने में. तो वो सारी परेशानियां जब बच्चों को दिखाई जाएंगी तो बच्चे हारा हुआ महसूस करेंगे, वो डिफीट महसूस करेंगे. तो ये मैं अगेंस्ट में लिख रहा हूं. अब थोड़ा लास्ट में दिखता हूं कि these activities help students express and de-stress successfully, so maintaining their due importance in the school's co-curriculum is imperative. अब देखो, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स, जिनकी थोड़ी सी वर्ड्स वोकैबुलरी अच्छी होगी वो यूज करेंगे. बाकी आप यहाँ पे वही सारी चीजें दिखाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें लेस एंटरटेनमेंट मिलेगा, स्पोर्ट्स में वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स में अगर वो अच्छा करेंगे तो इन फ्यूचर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये छोटी छोटी बातें आप इंक्लूड कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको आर्गुमेंट के फेवर में लिखना है तो कैसे लिखना है, आर्गुमेंट के अगेंस्ट में भी लिखना है तो ये ध्यान रखना है कि सारी निगेटिव बातें नहीं, निगेटिव बातों को भी आप किस तरीके से पॉजिटिवली रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया. इसी तरीके से एक और सवाल है, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, मेक श्योर इसको पढ़िएगा. पढ़ने के बाद आंसर्स की भी रीडिंग लगाइएगा. जिस तरीके से मैं आपको आंसर्स को समझा रहा हूं उस तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा. आप देखोगे कि आप एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे कि किसी भी तरीके का सवाल आएगा मैं कर जाऊंगा. कॉमेंट करके बताओ कि भैया किसी भी टाइप का सवाल आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ का, मैं करके आऊंगा. ठीक है, चलो, तो ये वाला टॉपिक भी तुम कर लोगे. देखो, आर्गुमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, चलो. अब देखिए, एक ये टाइप वाला सवाल, डरावना सवाल, इसे कहते हैं डरावना सवाल, लेकिन ये है नहीं डरावना सवाल, ये केवल दिखने में डरावना है. स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ए मंथली पब्लिकेशन. एक मैगजीन में ये चीज छपा हुआ है, आपको पढ़ना है. पढ़ने के बाद राइट ए पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड. जब आपसे कह दिया गया कि 120 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू यूज मोर देन 120 वर्ड, ये ध्यान रखिएगा. क्लियर? द लिस्टेड रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन व्हेन वन फेसेस सेटबैक. सेटबैक सिचुएशन क्या है? सेटबैक. जब आपको सेटबैक यानी बहुत परेशानी होती है, एक्सपीरियंस फीलिंग अपसेट, सेटबैक के कारण यानी आपको कुछ किसी चीज का भारी नुकसान हुआ जिसके कारण आप अपसेट हो गए. अब अपसेट होने के बाद देखिए, इस चार्ट को समझिए. अपसेट होने के बाद हेल्दी प्रोसेसिंग एक है, एक इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुल्ली. उसके बाद जब आप हेल्दी प्रोसेसिंग होता है तो डिजायर टू फील इट, लर्न फ्रॉम इट, लेट इट गो. जब आप हेल्दी प्रोसेसिंग होता है, जब आप अपसेट फील करते हैं तो आप इससे, अगर हेल्दी प्रोसेसिंग को देखेंगे तो आप सोचते हैं चलो भाई जो हो गया इसे जाने देते हैं. इसके कारण आपको फायदा क्या होता है? फील, रिफ्लेक्ट, लर्न, अलाइन, observe the pattern, rework, belief on the adequacy and process childhood memories, assess the magnitude of setback, assess difficulty of work and likelihood of future success by doing the work, build greed to do the work, access healing states due to experience and transform an anxiety.
Unconscious implicit memories, habitual process blocks carry early life experience of being reprimanded for not meeting expectation. अब ये एक हेल्दी प्रोसेस है, आपको सेटबैक हुआ, आप परेशान हुए, लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस है। अब इसको देखिए, inability to process fully, block feeling, block learning, overwhelm, self criticism, self doubt, can't come to terms with I can fail sometimes, everything can't be controlled, learning takes time and effort। इस तरीके की आपके मन में सोच आई। Stuck in rumination, experience lessness, attention diverted from the potential learning। अब आप एकदम निगेटिव होते जा रहे हैं। Unacceptance of situation, inadequacy, incompetency, danger and threat, blaming others, आप दूसरे पर ब्लेम करना, अपने आप पर सेल्फ डाउट करना, इस तरीके के भाव आपके मन में आने लगे। या फिर ट्रिगर, एपैथी, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप इन चीजों के शिकार हो गए। या तो आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं, या दूसरे पर चिड़चिड़ा हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो गई। तो इसी चार्ट को आपको अब एक्सप्लेन करना है केवल 120 वर्ड। क्या भैया यहाँ फॉर द आर्गुमेंट और अगेंस्ट द आर्गुमेंट लिखना है? नहीं, केवल एक पैरा यूज करना है। अगर वैसा लिखना होगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अब देखिए, एक पैराग्राफ है, बॉक्स बनाना है? नहीं, बॉक्स नहीं बनाना है। भैया क्या दो पैराग्राफ में लिखना है? नहीं लिखना है, आपको एक पैरा में लिखना है। ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखो। सेटबैक्स ऑफन लीव वन विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सेटबैक के कारण लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड सम टाइम इवन वर्स, इससे भी बुरा हो जाता है सेटबैक के कारण। The given concept chart displays two ways to handle setback, for the better or for the worse, healthy and unhealthy। अब आपको अभी तुरंत अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको चार्ट को देखते हुए ही पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? तो सेटबैक के कारण पैराग्राफ चार्ट बता रहा है कि या तो एक हेल्दी प्रोसेस आप फॉलो करते हो या फिर एक आप अनहेल्दी प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब एक्सप्लेन करिए, हेल्दी प्रोसेसिंग को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हेल्दी प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे आदमी उससे उभर रहा है। On the contrary, inability to process leads to a block, self-criticism and self-doubt. Oftentimes, we learn to wait for the setback to pass before we can move on. Very few times do we actually take up on the deal with the failure head-on, acknowledging it and taking proactive mental and physical action to minimize the effect। अब इसका conclusion आप बता रहे हो। Hence, responding to setback in the positive way is empowering as it leads to the success। अब आप लास्ट में इसका आप यूज करोगे कि भैया किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। यानी आप पूरे प्रोसेस को आप एक पैराग्राफ में लिख दी हो, ताकि देखो किसी को समझने में इस चार्ट को, अगर मान लो कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको इस तरीके से शो करोगे एनालिटिकल पैराग्राफ के थ्रू, ताकि वो बच्चा तुरंत उन चार चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो टॉपिक डाल के लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप ये वाला भी टॉपिक का सवाल आपको समझ में आ गया। लाइक करते चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आपको क्या मिलता है भाई? आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेते हैं। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यू फील दैट डिस्पाइट रेसिंग टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द स्मोकिंग इन इंडिया, देयर आर still 260 million smokers in the country and the number is still rising. Taking ideas from the advertisement with your own ideas, write a paragraph for your school magazine। अब देखिए, with your own ideas भी कहा गया है, यानी इस एडवर्टीजमेंट को भी आपको पैराग्राफ में यूज करना है और कुछ अपने आइडियाज को भी यूज करना है। ठीक है, अब देख लिया आपने स्मोकिंग का एडवर्टीजमेंट। When you smoke, you burn your lungs. Take a deep breath and think. Fact: smokers have 20 to 25 higher risk of the developing। यानी आपको इसको पढ़ना है, अब इसको यूज करना है। टॉपिक डालेंगे, When you smoke, you burn your lungs। यहाँ पे कह दिया गया है कि आपको 120 वर्ड्स में राइट ए पैराग्राफ फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपको स्कूल मैगजीन के लिए पैराग्राफ लिखने हैं। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की मृत्यु का। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पब्लिश्ड एन एडवर्टीजमेंट। अब आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है, क्योंकि आप अपने स्कूल के मैगजीन में इस पैराग्राफ को लिखने जा रहे हैं। देयर आर अराउंड 260 मिलियन स्मोकर। वहां पे ऑलरेडी बताया गया है, डेटा को दिया गया। डेटा को आपको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। एंड अ नंबर फैक्ट इज दैट स्मोकर्स हैव 20 to 25% हायर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग लंग कैंसर एंड 2-3 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ हैविंग ए हार्ट अटैक। यानी अब आपको इस डेटा को यूज करते हुए इस पैराग्राफ को लिखना है। अब आप स्मोकिंग पर लिख रहे हो, पोल्यूशन पर लिख रहे हो, जैसा एडवर्टीजमेंट है वैसा आप काम करोगे। लास्ट में स्मोकिंग ब्रिंग्स अ ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, स्पर्म डिफॉर्मिटीज इन मेल्स एंड कैंसर ऑफ द cervix and infertility in females. It is high time people should become aware of the hazards and quit smoking। लास्ट में आपने ये लिखकर कंक्लूड कर दिया। 120, 130, 140 वर्ड्स में लिखकर काम कर दिया, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आपके पास एक टेबल आ गया।
टेबल का डेटा कैसे यूज करके हमें लिखना है, आपको मैं सब सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ टाइगर्स द बिगेस्ट कैट्स इन द वर्ल्ड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। Given below is the data which is the reveals the number of Royal Bengal tiger in different countries. Write an analytical paragraph by interpreting the data. आपको अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताया गया है कि भाई कम से कम कितने टाइगर्स हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइगर्स हैं उस देश में। तो आप देखोगे डेटा तो आपको समझ में आएगा यार कि अरे यार सबसे ज्यादा टाइगर्स तो इंडिया में है, कम से कम 2500 या ज्यादा से ज्यादा 3800। फिर उसके बाद बांग्लादेश में, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत है। अच्छा, ये बात मैंने समझ ली। सबसे कम कहाँ है? चाइना में है। और यहां पर मैं देखूं कि चाइना में 30, ज्यादा से ज्यादा 35 है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा है। और भूटान में कम से कम 80, ज्यादा से ज्यादा 460 है। तो अब मैं इस डेटा को समझ लिया कि भाई कहां कहां कंपैरिजन करना है, कहां कहां ज्यादा है, कहां कम है, क्या कारण है कम और ज्यादा होने का। और यहां पर कुछ टर्म्स यूज करूंगा कि नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज कर रहे हैं, ये इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, ये बिगेस्ट कैट है। अब इन सब चीजों का हम यूज करेंगे। अब देखिए हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। टाइगर्स आर द बिगेस्ट कैट्स इन द टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स, इसका टॉपिक का नाम लिखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। यहां लिखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पर टॉपिक पढ़िए। टाइगर्स आर द बिगेस्ट कैट्स इन द वर्ल्ड बट देयर नंबर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बिकॉज सम ऑफ द टाइगर्स पार्ट्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर द वेरियस सेल्फिश पर्पसेज। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने सेल्फ, खुद के मतलब किसी न किसी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी संख्या कम हो रही है। द गिवन डेटा टेल्स अस, अब आप ये वर्ड यूज करेंगे कभी कभी जब आप डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। द गिवन डेटा टेल्स अस द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इज लो एज 30 to 35 in the China. The estimated people and high age India. The estimated population of the tigers in India ranges between 2500 and 3800 and is the highest compared to the other countries. पहले comparison कर दिया। Where is this animal is found? Bangladesh count the next where the minimum number of tigers 300 and goes up to maximum 460. Bhutan also shares the, अब देखिए सबका डेटा आप यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब एग्जामिनर या फिर सपोज मैगजीन में पब्लिश करने जा रहे हो तो आपको जो डेटा दिया गया है पूरा डेटा आपके पैराग्राफ में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पूरा डेटा आपके पैराग्राफ में होना चाहिए, क्योंकि मैं आंसर पढ़ रहा हूं तो मुझे नहीं पता। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपके पास एक मैगजीन आई है, उस मैगजीन में आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो मैगजीन लिखने वाले ने किसी डेटा को उठाकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पूरा डेटा यूज करना है। ठीक है, लास्ट में टू सम अप वी कैन से दैट द टाइगर्स इज इन डेंजर एज डेटा क्लियरली इंडिकेट्स ऑल दिस। यानी हम इस पूरे डेटा को देखकर ये समझ पा रहे हैं कि टाइगर्स खतरे में है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके का आपको आएगा। एक पाई चार्ट मिलेगा, 100% किसी डेटा को यूज करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर, महीने का खर्च किसी फैमिली का बताया गया, रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट शोन बिलो। Write a paragraph in about 100 to 120 words analyzing the information in the pie chart to support your stand on whether the family is using the money wisely. आपको सपोर्ट में देखिए कह दिया गया है कि आपको पाई चार्ट को सपोर्ट करते हुए लिखना है कि फैमिली बहुत बुद्धिमानी से अपना खर्च कर रही है। यहां पर हम देखेंगे तो फैमिली 30% खाने पर खर्च कर रही है, 25% एजुकेशन पर, 10% हेल्थ केयर पर, 10% रेंट पर, 5% ट्रांसपोर्ट पर, 20% मिसलेनियस पर। अब देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, यार फैमिली अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना खर्च कर रही है, और पढ़ाई जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा काम आता है, यानी 25% एजुकेशन पर, 10% फैमिली हेल्थ पर भी खर्च कर रही है, बहुत अच्छी बात है। रेंट पर खर्च बहुत ज्यादा नहीं कर रही, यानी 10% ही कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन यानी वो फ्यूल वगैरह पर खर्च बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, 5% कर रहे हैं, और 20% उनके अदर खर्च हैं, यानी टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अलग अलग सामान ले रहे हैं, उस तरीके का खर्च है। अब मुझे इसको सपोर्ट में लिखना है। मंथली एक्सपेंडिचर, टॉपिक डाल दिया मंथली एक्सपेंडिचर। द गिवन पाई चार्ट, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर किसी डेटा का यूज कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे द गिवन बार ग्राफ, द गिवन पाई चार्ट, द गिवन डेटा, द गिवन फ्लो चार्ट, ताकि आपको पढ़ने वालों को पता चलना चाहिए आपने यूज क्या किया है। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बहुत बढ़िया। द फैमिली स्पेंड्स इज इन इनकम वेरी वाइजली।
अब 2 आपको कहा गया उसको आपने पहले लिख दिया। मोस्ट ऑफ द इनकम इज बीइंग यूज्ड ऑन फूड एंड एजुकेशन। द फैमिली, हट जा भाई, एक कहां से आ जाता है। द फैमिली यूजेस 30% ऑफ द इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। A merged percentage of the income is 5% is spent on transport। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ी चीजें और इंक्लूड कर सकते थे कि भाई फैमिली अगर 30% खाने पर, 25% एजुकेशन पर, चिल्ड्रन पर खर्च कर रही है, इसका मतलब फैमिली बहुत अच्छा सोच रही है इन फ्यूचर के बारे में। A merged percentage of the income is that is 5% is spent on the transport। ट्रांसपोर्ट पर कम खर्च कर रही है, यानी उसके फालतू खर्च काफी कम है। इक्वल परसेंटेज ऑफ इनकम इज दैट इज 10% ऑन हाउस रेंट, यानी सारा डेटा भी आप एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। Hence a good amount is utilized for the biggest future। The family also know that the good result in the good health। Hence 30% of their income is spent on the food। Thus it is right to say that the family income is used for the good future of the family। जो बातें मैंने आपको कही लास्ट में एक्सप्लेन की गई हैं, यानी आपको पूरे डेटा को यूज करना है, उस डेटा से आपको क्या फायदा मिल रहा है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको पाई चार्ट भी मैंने समझा दिया, क्या बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके का और पाई चार्ट पर क्वेश्चन है तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम। देखो ये है एक और बारग्राफ का क्वेश्चन, इस बारग्राफ को भी देखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसका भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। तुम सारी पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना, मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर तुम्हें सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो 25 मिनट में मैंने आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का आपको सब कुछ समझा दिया, कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से लिखना है। ठीक है, अब तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि आप सब कुछ तो सही लिखोगे, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ी राइटिंग, थोड़ा इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 नंबर तो आपके कंटेंट पर मिलेगा, बट 2 नंबर आपके एक्सप्रेशन पर मिलेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मल लेटर का भी एकदम आपको अच्छे से डिटेल वीडियो दूंगा, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।